चलो फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बेटा आपके कोर्स का, जिसका नाम नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। फर्स्ट चैप्टर आपके कोर्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। चैप्टर का नाम क्या हो गया? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। बहुत ही आसान है, एक बारी थोड़ा बेस बनाते हुए चलते हैं, फिर हम इस चैप्टर को स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जरा सुनना। अब इसके अंदर नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर हम पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट को समझना चाहेंगे। आप ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट भी कह सकते हैं या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर भी कह सकते हैं। जो हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा, पहला चैप्टर आपके कोर्स का शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही आसान, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट या ऑडिटर। अब 5 मिनट सुनना, कॉन्सेप्ट सुनना, आपको वैसे ही बहुत बच्चों वाला लग जाएगा। अच्छा, रिवीजन करते हुए थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ आए। बेटा आप सबको पता ही है कंपनी 2 पार्ट में बटी होती है ना। एक तरफ कंपनी के ओनर्स और दूसरी तरफ कंपनी की मैनेजमेंट। यानी कंपनी के मालिक कुछ और लोग होते हैं और कंपनी को मैनेज करने वाले लोग कोई और होते हैं। ओनर्स आप सबको पता ही है कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स, या जिन्हें आप मेंबर्स के नाम से भी जानते हैं। यानी जो कंपनी है उसे हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। एक तरफ कंपनी के ओनर्स और दूसरी तरफ कंपनी की मैनेजमेंट। ठीक है बेटा। ओनर्स कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स, या इन्हें मेंबर्स भी कह सकते हैं। मैनेजमेंट कौन संभाल रहे हैं बेटा? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। अब कंपनी के अकाउंट्स भी कौन बना रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कंपनी की मैनेजमेंट ही कंपनी के अकाउंट्स बना रही है। ठीक है जी। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय मैनेजमेंट, यानी उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह भी कौन बना रही है? कंपनी के मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है जी। अब मालिक ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिहाफ पर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी बातें सही हैं और कितनी बातें गलत हैं। कितनी बातें सही हैं और कितनी बातें गलत हैं। मेंबर कह रहे हैं यार देखो हमें तो पता नहीं चल पाएगा क्योंकि हमें तो अकाउंट्स की नॉलेज है ही नहीं, तो हमें अपने बिहाफ पर एक पर्सन को भेजना चाहिए जो वहां जाकर क्या करेगा? चेकिंग करेगा। किस बात की चेकिंग करेगा? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय मैनेजमेंट है, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं। मेंबर्स अपने बिहाफ पर एक पर्सन को भेजेंगे और उसे कहेंगे जाओ जरा पता लगा कर आओ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बिहाफ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बनाई है, क्या उसमें लिखी हुई बातें सच्ची हैं या झूठी हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास 1000 यूनिट्स गोडाउन में स्टॉक का पड़ा है, क्या एक्चुअल में 1000 यूनिट्स ऑफ स्टॉक पड़े हैं या नहीं। वो कह रहे हैं इस साल हमने 10 करोड़ की सेल करी, तो एक्चुअल में 10 करोड़ की सेल हुई है या नहीं हुई। इस बात का पता लगाने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर ने अपने बिहाफ पर एक पर्सन को भेजा है जो एक चार्टेड अकाउंटेंट होता है, जिसके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है।
उसे कहा है जाओ जरा पता लगा कर आओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो क्लाइंट की मैनेजमेंट ने बनाई है उसमें लिखी हुई बातों में कितनी सच्चाई है। अब जो पता लगाने जा रहा है उसे मैं कहूंगा ऑडिटर। जो पता लगाने जा रहा है उसे मैं क्या कहूंगा? ऑडिटर। ठीक है। और इस चेकिंग करने को मैं क्या कहूंगा? ऑडिटिंग। यानी ऑडिटिंग का अगर मैं मतलब बोलूं तो क्या हो गया? चेकिंग करना। चेकिंग क्या करना? फाइनेंशियल स्टेट। हमारे कोर्स में सिर्फ यही है, ऑडिट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना। वैसे ऑडिट का मतलब होता है चेक करना। अब आप किसी भी चीज को चेक कर सकते हैं। आप सीए फाइनल लेवल पर काफी तरह के ऑडिट पढ़ेंगे जिसमें आप सीखेंगे कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने को ऑडिट नहीं कहते। ऑडिट तो कई और तरीके के भी होते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? पक्का? अब जब ऑडिटर चेकिंग कर बैठेगा तो उसके बाद ये ओपिनियन देगा किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को ओपिनियन देगा ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म में कि मेरे हिसाब से यहां पर गड़बड़ है। पक्का? अब मेरी बात आगे सुनना। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर, एक चैप्टर स्टार्ट करा है जिसका नाम क्या है? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। एक बार बोलना पड़ेगा चैप्टर का नाम, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। एक बार और, क्या? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट है। अच्छा, इसके अंदर पहले हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट स्टार्ट करे या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर खेले? अब जरा सुनना, आप कहीं पर भी जाते हैं तो उसके पीछे का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आप यहां पर आए हैं, एक ऑब्जेक्टिव से आए हैं कि यार मुझे वहां, मैं घर से निकला और घर से जब निकले थे ना, आपके माइंड में कुछ बातें होती हैं कि यार मैं इसलिए जा रहा हूं, मैं ऑडिट की क्लास अटेंड करने जा रहा हूं। ठीक है ना? ऑडिट की क्लास यानी, और ऑडिट की क्लास इसलिए अटेंड करने जा रहा हूं ताकि मेरा ग्रुप 2 इजिली क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। यानी आप कभी भी कहीं जाते हैं ना, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है। आप कह रहे हैं यार मैं पार्टी में जा रहा हूं, तो आपको पता है यार एंजॉय करने जा रहे हैं, समझ रहे हैं, फ्री का खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है ना, डीजे पे डांस कर, मतलब जो भी जैसा भी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कहीं पर भी आप जाते हैं ना तो आपके माइंड में कुछ बातें होती हैं, वो ही आपके क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव। आपको पता होता है यार मैं इसलिए जा रहा हूं। तो यहां पर भी ऑडिटर के माइंड में कुछ बातें होती हैं कि मैं इसलिए जा रहा हूं। उसी क्वेश्चन का नाम क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट या ऑडिटर। समझ रहे हैं? वो किस उद्देश्य से जा रहा है वो हो गया क्या? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट या ऑडिटर। अब सवाल ये उठता है कि सर उसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, यानी वो किस उद्देश्य से जा रहा होता है, ये तो बता दो। बेटा जरा बात सुनना, जब मैं बात कर रहा हूं कि जो ऑडिटर ऑडिट करने जब जा रहा है तो उसके पीछे के दो ऑब्जेक्टिव हैं। दो ऑब्जेक्टिव उसके माइंड में होते हैं। यानी जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने जा रहा है ना, उसके माइंड में दो बातें होती हैं। एक, पहले ऑब्जेक्टिव को हम कहते हैं बेटा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। एक बार जयकारा हो जाए, पहले ऑब्जेक्टिव को क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। और दूसरे ऑब्जेक्टिव को कहेंगे बच्चे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। यानी ऑडिटर दो उद्देश्यों से जा रहा है। जब वो ऑडिट करने जा रहा है, यानी जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करने जा रहा है, तो उसके माइंड में दो बातें हैं। पहली बात प्राइमरी और दूसरी बात सेकेंडरी। बोलना पड़ेगा, पहली बात प्राइमरी, दूसरी बात। सर ये जो आप बातें बता रहे हो कि उसके माइंड में दो बातें होंगी, ये किसी ने बता रखी है या आप अपने मन से ही बता रहे हो? बेटा बता रखी है। ये जो दो ऑब्जेक्टिव बता रखे हैं ना कि एक ऑडिटर के होते हैं जब वो ऑडिट करने जा रहा होता है, ये बता रखे हैं बेटा एसए 200 में। जयकारा लगाना बेटा, किसमें? ठीक है ना? एसए 200 के अंदर ये बताया गया कि ऑडिटर दो ऑब्जेक्टिव से ऑडिट करने जाता है।
और दो में से जो पहला ऑब्जेक्टिव है उसका नाम है टू एक्सप्रेस ओपिनियन। भाई ऑडिटर, तुम जब ऑडिट करने जा रहे हो, तो तुम्हारे को एक बात का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि भैया एट द एंड मुझे क्या देना है, ओपिनियन। एट द एंड मुझे क्या देना है, क्योंकि ओपिनियन नहीं दूंगा तो मेरे अपॉइंटमेंट का कोई पर्पस ही फेल हो गया ना। अपॉइंटमेंट का पर्पस क्या हो गया, तो मेरे को अपॉइंट ही इसलिए करा है ताकि मैं अपना ओपिनियन सबमिट कर पाऊं, किसको, मेंबर्स को, यानी मेंबर्स को बता पाऊं कि मेरे हिसाब से कहां कहां पर गलतियां। यानी उसको पहले दिन से यह बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई मेरा एंड टारगेट क्या है, ओपिनियन देना। अगर मैं कल को ओपिनियन नहीं दे पा रहा तो फिर सारा अपॉइंटमेंट का पर्पस ही फेल हो गया। तो इसलिए पहला ऑब्जेक्टिव जो ऑडिटर का है वो क्या है, टू एक्सप्रेस ओपिनियन। एक बार जयकारा हो जाए, क्या, दम नहीं है, दोबारा। यानी ऑडिटर जो पहली बात माइंड में लेकर चल रहा है वो ये कि मुझे ओपिनियन देना है। मुझे क्या देना है, ओपिनियन देना है। टू एक्सप्रेस ओपिनियन भी कह सकते हैं, और इसका दूसरा नाम टू रिपोर्टिंग, कि मुझे रिपोर्ट बनाकर देनी है, किसको, मेंबर्स को। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स। समझ रहे हैं मेरी बात। यानी कभी भी हम कहीं भी जाते हैं या किसी भी कोई भी बात करते हैं तो हमारे माइंड में पता होता है यार हम ये चीज इसलिए कर रहे हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए कि हम ऑडिट किस लिए कर रहे हैं। ऑडिटर ऑडिट किस लिए करने जा रहा है उसके माइंड में पहले दिन से क्लियर हो। भाई तुम कुछ भी करो, एंड में तुम्हें क्या देना पड़ेगा, ओपिनियन। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बस उसी ऑब्जेक्टिव को पहले उठाते हैं, उसी ऑब्जेक्टिव को पहले उठाते हैं हम। बेटा पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव समझेंगे जिसका नाम क्या है, टू एक्सप्रेस ओपिनियन या टू रिपोर्टिंग। सर और भी कोई ऑब्जेक्टिव है क्या, नाम बता देता हूं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, बोलना पड़ेगा, डिटेक्शन ऑफ। यानी ऑडिटर दो माइंड में दो बातें लेकर जा रहा है। कह रहे जो मुख्य बात है जिसके लिए मैं जा रहा हूं वो क्या है कि मुझे ओपिनियन देना है। किस पर ओपिनियन देना है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ने बनाई है, ठीक है। और दूसरा मुझे क्या करना है, फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करना है। दो बातें क्लियर हो रही है बच्चे आपको, पक्का। चलो तो अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की, क्या है, टू रिपोर्टिंग या टू एक्सप्रेस ओपिनियन। टू रिपोर्टिंग या फिर टू एक्सप्रेस ओपिनियन, है ना। चलो, ऑडिटर को किस चीज पर ओपिनियन देना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। ऑडिटर को किस चीज पे ओपिनियन देना होता है, ठीक है जी। यानी ऑडिटर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द बेटा किस पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो क्या हुई है बताओ, प्रिपेयर्ड हुई है, प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हैं आप मेरी बात, पक्का।
चलो मैं आपसे एक बात करता हूं, आप कह रहे हो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है क्या देना, ओपिनियन, यानी ऑडिटर को एक बात पहले दिन से क्लियर है कि मुझे क्या देना है, ओपिनियन, ना कि सर्टिफिकेट। बोलना पड़ेगा, ऑडिटर को क्या देना है, ना कि। सर फर्क क्या होता है ओपिनियन और सर्टिफिकेट में? ओपिनियन के लिए आपको लेनी होती है रीजनेबल एश्योरेंस, और सर्टिफिकेट के लिए आपके पास होती है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सर ये क्या कह रहे हो? ओपिनियन देने के लिए आपको चाहिए होती है रीजनेबल एश्योरेंस, है ना? सर ये होती क्या है वो भी समझा देना। और सर्टिफिकेट के लिए आपके पास होनी चाहिए एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सर पहले तो एश्योरेंस वर्ड का मतलब बता दो। देखो जी, एश्योरेंस वर्ड का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। एक बार बोलना पड़ेगा, एश्योरेंस वर्ड का मतलब। चलो अब एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद आपको कहानी समझ आ जाएगी। आपका नाम हो तो नहीं, चलो कोई नहीं, एक बात एक एग्जाम्पल से ना आपको समझ आ जाएगा। मैं बेटा यहां स्टेयर से नीचे उतरा तो मैंने देखा भीड़ में एक बच्चा पिट रहा है, और मतलब उसने भी ना यही वाली शर्ट पहनी हुई थी, और लोग इसको कह रहे हैं गुलाबो जरा इधर गिरा दो, ठीक है, और लोग इसको पीट भी रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगा स्टेयर से, मैं वहां खड़ा हुआ था, थोड़ी दूर पे खड़ा हुआ था, दूर पे एक बच्चा पिटता हुआ मुझे दिखा, ठीक है ना, मुझे ऐसा लगा कि ये यार ये मासूम है, ठीक है, ठीक है। मैं बेटा भाग भाग कर गया, बताओ किस लिए? वो आपने अच्छी उम्मीद लगाई। मैं पीटने गया, देखने के लिए गया कि वाह यार कैसे पिटते हैं। चलो मैं वहां भाग कर गया, और जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर कोई मासूम नहीं था, शैतान था, यानी ये बच्चा वहां पर नहीं था। यानी मुझे ऐसा लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा, मतलब मैं 100% श्योर था या नहीं, तो उसको कहेंगे रीजनेबल एश्योरेंस। और जब मैं वहां पर जाकर मैंने देखा तो वो क्या हो गया बताओ? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब मैं 100% श्योर हूं, यानी पक्का पक्का। अच्छा लॉ की लैंग्वेज में कहूं इसको, लॉ की लैंग्वेज में आपने लॉ में सुना होगा प्राइमा फेसी और कंक्लूसिव, वही डिफरेंस है। प्राइमा फेसी क्या होता था? पहली नजर में। प्राइमा फेसी क्या होता था बताओ? और कंक्लूसिव का मतलब 100%, यानी नोबडी कैन चैलेंज, यही होता था ना। बस वहां यहां भी यही है, रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा ऑडिटर को 100% कॉन्फिडेंस नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा। ऑडिटर को पूरे ऑडिट के दौरान यह कहा गया है क्योंकि तुम्हें ओपिनियन देना होता है, क्योंकि तुम्हें, तो देयरफॉर अगर तुम्हारे पास एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं भी है तो भी तुम ओपिनियन तो दे सकते हो ना। आप क्या कहते हो यार? जैसे कि मैंने इनसे पूछा यार लक्ष्मी नगर में खाने का कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट बताओ, अब जरा सुनना। इन्होंने ये कहा मासूम ने कि यार मेरे हिसाब से ना इस शॉप पर चले हो यार, इस रेस्टोरेंट पर चले हो, इसका खाना ठीक है मेरे हिसाब से। लेकिन देख लेना कई बारी आपको हो सकता है वहां का खाना पसंद ना आए। समझ आ गया? पक्का? चलो तो आपको एक शब्द समझ आ गया रीजनेबल। रीजनेबल में आप श्योर तो होते हो पर 100% नहीं होते। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा बेटा, आप रीजनेबल शब्द का मतलब क्या है हुआ? इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं, अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। कॉन्फिडेंस होता है और हाई लेवल का होता है, लेकिन इतना भी हाई नहीं होता कि मैं उसको क्या कह दूं? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। बोलना पड़ेगा, इतना भी हाई कि मैं उसको क्या कह दूं? यानी ऑडिटर को क्या लेनी होती है बेटा?
रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। बोलना पड़ेगा, अ हाई बट, दम नहीं है, दोबारा, अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। यानी ऑडिटर, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए ओपिनियन देने के लिए, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि ऑडिटर तुम्हारे पास 100% वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ओपिनियन देना है, सर्टिफिकेट नहीं। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे इंस्टीट्यूट ने कहा कि अगर किसी को एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है तो उसे किसी सीए से अटेस्ट करवाना पड़ेगा या किसी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। तो आप लेट से मेरे पास आए कि सर हमारा फॉर्म अटेस्ट कर दो, तो मैं क्या करूंगा, जो फोटो लगी है उसकी फोटो आपके साथ कंपेयर करूंगा, ठीक है ना, और जब मैं 100% श्योर होऊंगा तभी मैं उस पर क्या करूंगा, साइन। यानी मैं सर्टिफाई कर रहा हूं, आईसीआई हमें कह रहा है सर्टिफाई करो कि ये जिस बंदे का फॉर्म जा रहा है वो ही आपके पास साइन कराने आया और वो ही पेपर देने आएगा। कल को अगर हल्की सी भी गलती हुई, अगर कल को हल्की सी भी गलती हुई तो हमारे को भी साथ में हमारी मेंबरशिप भी क्या हो जाएगी, कैंसिल। समझ रहे हैं आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यानी जब मुझे सर्टिफिकेट देना होता है तो मेरे पास 100% श्योरिटी होनी चाहिए, 100% श्योर होना चाहिए। अच्छा, इसमें आप 100% श्योर होते हैं या नहीं होते? यानी ओपिनियन देने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा हमेशा, रीजनेबल एश्योरेंस। बोलना पड़ेगा, ओपिनियन देने के लिए मुझे हमेशा क्या करना होगा, रीजनेबल एश्योरेंस लेनी होगी। बेटा रीजनेबल एश्योरेंस की डेफिनेशन 1 मार्क में आ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए क्या, अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। बोलना पड़ेगा क्या, अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। कह रहे हैं आपको कॉन्फिडेंस तो है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है कि आप 100 कह दो और इतना कम भी नहीं है, हाई तो है, कॉन्फिडेंस आप में हाई तो है। समझ आ रही बेटा बात आपको? पक्का? तो रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब समझ आ गया। अब पूरे ऑडिट में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऑडिटर को हमेशा क्या लेनी होगी, रीजनेबल एश्योरेंस, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्योंकि उसे क्या देना होता है, ना कि, बेटा एक सेंटेंस बन गया, ऑडिटर को क्या लेनी होती है, मैं नहीं, ऑडिटर को क्या लेनी होती है, क्या नहीं लेनी होती, क्योंकि उसे क्या देना होता है, ना कि। पॉइंट क्लियर है आपको? पक्का? तो यहां पर ऑडिटर को बोल दिया गया है कि ऑडिटर तुम्हारा, देखो हम बात कर रहे हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की। ऑडिटर जब ऑडिट करने जा रहा है तो उसके माइंड में सबसे पहले यह है कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूं, और ये काम क्या है कि मुझे एट द एंड ओपिनियन देना होगा। किस पर देना होगा, ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट क्लियर हुआ? पक्का? चलो। अच्छा, ऑडिट में जब ये ऑडिट कर बैठेगा अपने ओपिनियन में ये क्या बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं, यही तो बताएगा, है ना। आप कह रहे हैं अपने ओपिनियन में ये बताएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं। वर्ड यूज हुआ है ट्रू एंड करेक्ट नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, तब वो बोलता ट्रू एंड करेक्ट। उसको क्या है उसके पास, रीजनेबल एश्योरेंस, तो इसलिए वो क्या बोलेगा, पक्का? चलो, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, फिर मैं लिखवाऊंगा आपको, जरा सुनो। ये ऑडिटर है, ये क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में गया, वहां की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करा, चेक करने के बाद इसने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं। अब सवाल पूछना, ये कब कह पाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है?
जब इसके पास 2 लेवल पर सेटिस्फेक्शन होंगी। सुन लो बच्चे, यानी अगर इसे 2 बातें देखने को मिल गई, बोलना पड़ेगा, अगर इसे तो ये कह देगा कि यार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो क्या है, ट्रू एंड फेयर। अब मैं आपको बताता हूं, एक वर्ड है FRF, जेकार लगाओ, वर्ड क्या है, दोबारा क्या, लास्ट बारी, सर FRF का मतलब, FRF की फुल फॉर्म अगर मैं आपसे पूछूं तो वो है बेटा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक बार बोलना बेटा, क्या है, दम नहीं है, क्या है, यानी FRF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है सर, इसका मतलब क्या होता है, जरा सुनो। जब क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा होगा, बना रहा होगा, एंट्रियां पास कर रहा होगा, तो बताओ बेटा, एंट्री पास करने से पहले वो उसके एएस में ट्रीटमेंट देखेगा, नहीं देखेगा, उस पर क्या क्या लॉ लग रहे हैं पता देखेगा या नहीं देखेगा। यही लॉ और एएस, आप कहते हो ना मैंने अकाउंट्स बनाए एज पर लॉ एंड एएस, उसी को ऑडिट में कह दिया गया है एज पर FRF। यानी जिसे आप आम जिंदगी में ये कहते हैं कि मैंने अकाउंट्स बनाने के लिए लॉ एंड एएस फॉलो करे हैं, उसी को ऑडिट की जिंदगी में कहते हैं मैंने FRF फॉलो करे हैं। यानी FRF का मतलब क्या हो गया, लॉ एंड एएस। बोलना पड़ेगा, FRF मतलब क्या हो गया बेटा, एएस कह लो, इंड एएस कह लो, कोई गल है, मतलब एक ही बात है ना। पंजाबी आता नहीं आता, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे, साथ साथ बातें करते करते आपको थोड़ी थोड़ी तो आ ही जाएगी पंजाबी। यानी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त कुछ लॉ और एएस फॉलो करने होते हैं, कुछ लॉ एंड एएस फॉलो करने होते हैं। उन्हीं लॉ एंड एएस को हमने कह दिया क्या, FRF। FRF बोले तो गुड यार। अब हाँ गुड यार। अच्छा, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर ऑडिटर को यह लगेगा कि क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ने सारे FRF फॉलो करे हैं, सारे FRF फॉलो करे हैं, तो बताओ उसको सेटिस्फेक्शन होगी ना, किस बात की, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दे रही है, ट्रू एंड फेयर व्यू। बोलना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दे रही है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। अच्छा जी, गुड यार। और क्या देखना चाहेगा ऑडिटर, बेटा एक वर्ड सिखा रहा हूं, मटीरियल मिस स्टेटमेंट। सर हमारे से भी बुलवा दो प्लीज, ठीक है, क्या है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट। एक बार बोलना पड़ेगा, क्या सर इसका क्या मतलब हुआ। बेटा मिस स्टेटमेंट का वर्ड का मतलब होता है गड़बड़, और ऑडिट में ऑडिटर यह देखना चाह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी तरीके की गड़बड़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं क्या कह दूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। यानी अगर उसे लगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त, बोलना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त FRF फॉलो हुए हैं, प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट, यानी उसके अंदर फ्री फ्रॉम गड़बड़, किसी भी तरीके की गड़बड़ नहीं है। तो अब बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त अकाउंट्स के रूल्स सारे फॉलो हुए हैं, प्लस उसमें एक किसी भी तरीके की गड़बड़ नहीं है। अब ऑडिटर क्या कह पाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। और अगर इनमें इन दोनों में से कोई भी बात क्या नहीं हुई, फॉलो नहीं हुई, यानी या तो आपने FRF फॉलो नहीं करे या FRF फॉलो करे पर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर को क्या दिखी, गड़बड़। गड़बड़ मतलब मटेरियल
मिस स्टेटमेंट, तो फिर ऑडिटर कहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आपको? पक्का? चलो एक बार हमारा ना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, एक बार हम रिवाइज करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को, ठीक है ना, फिर मैं सेकेंडरी पे जा पाऊंगा। देखते हैं आपको कितना याद है। देखो चैप्टर का नाम जो हमने शुरू करा है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। इसमें से अभी मैंने क्या उठाया बेटा? ऑब्जेक्टिव। बोलना पड़ेगा क्या उठाया? अच्छा, जब मैं ऑडिटर के या ऑडिट के ऑब्जेक्टिव कर रहा हूं, हर बंदे का कोई ऑब्जेक्टिव होता है, किसी हर काम के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। अब ऑडिटर का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, ये काम है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करूंगा, लेकिन इस काम करने के पीछे एक क्या छिपा हुआ है? ऑब्जेक्टिव, जो उसके माइंड में है। बताओ बेटा कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके? अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव दो जो हैं मैंने बताए हैं या एसए 200 ने? ठीक है, एसए 200 ने कहा कि एक ऑडिटर दो ऑब्जेक्टिव से ऑडिट करने जा रहा है, और दो ऑब्जेक्टिव में पहले ऑब्जेक्टिव का नाम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और दूसरे ऑब्जेक्टिव का नाम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिसका ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है वो है टू एक्सप्रेस ओपिनियन। बोलना पड़ेगा टू एक्सप्रेस, समझ रहे? या इसको टू रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं। अब हमने क्या कहा? ऑडिटर का पहला ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना, और ओपिनियन किस पे देना? ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट क्लियर हो रहा है? और उसमें क्या बताना कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। और कब कह पाएगा ट्रू एंड फेयर व्यू हो रहा है या नहीं? जब दो बातें देखने को मिले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त एफआरएफ फॉलो हुए हैं, प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। समझ आ रहे हैं? अच्छा, मटेरियल मिस स्टेटमेंट के आगे भी एक बात करते हैं। वेदर, बेटा दोस्त होते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा, आप कहते हो यार ये दो दोस्त तो हमेशा इकट्ठे ही रहते हैं, ठीक है, वैसे वाला इकट्ठे नहीं, आप मीनिंग कहीं और समझ रहे हैं, मतलब टेस्ट उन दोनों के ठीक है, ठीक है। वेदर कॉस्ड बाय, ऐसी ना जहां जहां भी पूरी ऑडिट में ये शब्द आएगा मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जहां जहां भी पूरी ऑडिट में ये शब्द आएगा मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इसके दो दोस्त और भी साथ हमेशा लिखे हुए जाएंगे। वो क्या है? वेदर कॉस्ड बाय फ्रॉड और एरर। एक बारी बोलना बेटा, वेदर कॉस्ड बाय फ्रॉड और एरर। चाहे वो गड़बड़ होने का कारण क्या है? फ्रॉड। चाहे वो गड़बड़ होने का कारण क्या है? सर फ्रॉड और एरर मतलब, देखो आपने एक बारी बात जरा सुनी होगी, एक सॉन्ग भी सुना होगा, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। वो जो गलती से मिस्टेक, उसे हम क्या कहेंगे? एरर। और आप कहते हो ना, मतलब अगर आप जानबूझकर इंटेंशनली कर रहे हो तो वो हो गया क्या? कह रहे हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? एज पर एफआरएफ बननी चाहिए और फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, वेदर कॉस्ड बाय फ्रॉड और एरर्स। पॉइंट क्लियर हो रहे? लिखवाऊं प्राइमरी? फिर आओ फिर लिखो। आपने बेटा सबने एक काम करना है, रुको बेटा, स्टार्टिंग में ना 2-3 पेज छोड़ देना, क्योंकि पूरे कोर्स में कोई भी डेफिनेशन वगैरह आती है ना, तो उसे हम आगे 1-2 पेजेस पे लिखते हैं। तो आप दो, मतलब 1 और 2, ठीक है, या 3 तक छोड़ दो, चलो मतलब टोटल 3 पेजेस छोड़ दो, जिसमें हम ना कॉन्सेप्ट लिखा करेंगे, कीवर्ड्स लिखा करेंगे, जिसकी डेफिनेशन मॉड्यूल में नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए बार बार चाहिए होगी। तो 2-3 पेज छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। फिर आप एक न्यू चैप्टर की हेडिंग बनाओ, क्या? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। आपके जीवन में आपके कोर्स का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलें स्टार्ट करें। फिर आपने इसकी एक हेडिंग बनानी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट।
बना ली बेटा आपने हेडिंग? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑब्लिक क्या, ऑडिटर या ऑडिटिंग, कुछ भी कह ले, है ना? तो आप क्या लिखोगे, लिखना स्टार्ट करो। एज पर एसए 200, एज पर एसए 200 following are the two objectives of auditor. As per essay 200 following are the two objectives of auditor. पॉइंट क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, फिर आप क्या हेडिंग बनाओगे बताओ? बताओ बेटा, पहले क्या होगा? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लिखो बच्चे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सब कुछ करता है। अभी आज ही हम क्वेश्चन कर लेंगे कि ऑडिटर के काम में क्या क्या आता है। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिटिंग, इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में दे रखा है, आज ही हमारा काम है वो करना। ये पूछ रहे सिर्फ बुक्स ही चेक करते हैं या और भी बहुत सारे काम होते हैं? मैं कह रहा हूं बहुत सारे काम होते हैं, अभी थोड़ी देर रुको। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपने हेडिंग बना ली। अच्छा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या कहेंगे? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या, नाम भी पता होना चाहिए। टू रिपोर्टिंग या टू एक्सप्रेस ओपिनियन। बनाओ बच्चे, बना ली? अब यहां तक तो लिख ही सकते हैं क्या? ऑडिटर्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर first and foremost objective is to express opinion, on the financial statement prepared and presented by the management of the client organization। यहां तक लिख लिया बेटा आपने? यहां तक लिख लिया, फिर इसके बाद बताता हूं। अच्छा, ये जो चीज लिखी है ना, ओपिनियन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रीजनेबल एश्योरेंस। और सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है ना? आप ना स्टार्टिंग में जो पेजेस छुड़वाए हैं उनकी एक हेडिंग बनाए, उस पे लिखे ज्ञान। हाँ, उस ज्ञान में ये बातें नोट करें। उसकी हेडिंग बनाए बेटा ज्ञान। ठीक है, ये ऐसी चीजें जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे बार बार, तो बार बार मैं बीच में ढूंढवाना नहीं पड़ेगा ना बेटा। स्टार्टिंग में लिखा होगा, मैं कहूंगा जाके देखो उसका मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था। तो इसलिए आप ये चीज लिख लो वहां पर। ये 1 मार्क में डेफिनेशन बहुत बारी पूछ चुके हैं, व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस। तो आपको पता होनी चाहिए रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है। ठीक है, तो ये आप फटाफट से बनाएं।
खेलें आगे? चलो फिर आगे लिखना, अगर आपने ये नोट कर लिया तो। अच्छा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में वापस आ जाओ बेटा, फिर आगे लिखते हैं उसके अंदर। ये डाल दो बेटा, सबने कर लिया नोट? आगे लिखो, जनरली द ऑडिटर gives opinion in the form of audit report. Generally, auditor gives opinion in the form of audit report. Such audit report indicates whether, according to auditor's opinion, the financial statement giving true and fair view or not. While determining whether financial statement giving true and fair view, auditor should satisfy himself that financial statement is prepared and presented as per applicable FRF plus financial statement as a whole are free from material misstatement, whether financial statement as a whole are free from material misstatement, whether caused by fraud or error. मैं दोबारा रीड कर देता हूं बेटा, जहां से आपका छूटा हुआ आपको समझ आ जाएगा. Generally, auditor gives opinion in the form of audit report. Such audit report indicate whether, according to auditor opinion, the financial statement giving true and fair view or not. Or while determining whether financial statement giving true and fair view, auditor should satisfy himself that कि financial statement is prepared and presented as per applicable FRF plus financial statement as a whole are free from material misstatement, whether caused by fraud or errors.
बेटा आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव समझ आया? चलो आगे कहानी बढ़ाएं फिर। चलो चलो मेरे ख्याल से सबने नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं बेटा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की। अच्छा, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव का नाम क्या है? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव का नाम क्या है बेटा? डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। एक बार बोलना पड़ेगा, क्या? डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। अब बात जरा सुनना, अभी नोट मत करना बेटा, मैं लिखवा दूंगा आपको सब कुछ, आप पहले समझो। तीन दोस्त हैं जिनके नाम हमेशा साथ साथ ही आएंगे। जैसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट के साथ हमेशा दो नाम क्या आएंगे, वैसे ही प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन। तीन दोस्त हैं, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन। बोल, इन सब के सरनेम भी मिलते हैं, शन शन शन। ठीक है, भाई मान लो इन तीनों को, ठीक है ना, कजन्स हैं। अब बताना, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन। पहले ये तीन शब्द याद करो, फिर मैं 2 मिनट में कॉन्सेप्ट को करता हूं। बताओ क्या है? प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन। एक बारी और, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हो रहे हैं, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फ्रॉड हो रहे हैं, तो बताओ बेटा, फ्रॉड एंड एरर को ना होने देना, उसको क्या कहेंगे? यानी फ्रॉड एंड एरर को कहना रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, समझ रहे? यानी फ्रॉड को रोकना, समझ रहे? अच्छा, अगर फिर भी रुका नहीं, हो रहा है, यानी हमने रोकने की कोशिश करी, रुका नहीं, फिर अब हो रहा है, तो फिर पकड़ में आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? अच्छा, पकड़ में आ गया तो उसे सुधारेंगे या वहीं पर ही रखेंगे? नहीं, मारेंगे नहीं, सुधारेंगे। यानी उसे क्या करेंगे फिर? करेक्ट, ताकि फ्यूचर में ना हो। समझ आ रहा है? तो 3 शब्द हैं, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन। अब ना एक एसए नंबर 240 है, बोलना बेटा एसए नंबर। हमारा बेटा पूरा चैप्टर है ये एसए 240, लेकिन अभी मैं पूरी बातें आपके साथ कर नहीं सकता क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, ठीक है ना? हाँ, अब अभी आप छोटे बच्चे हैं, सही कह रहे हैं। प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन। एक बार बोलना बेटा 3 शब्द क्या है? मजा नहीं है, दोबारा। ये 3 शब्द है बेटा। एसए 2 आपके हिसाब से, मैं आपसे पूछता हूं, 2 बंदे हैं, एक ऑडिटर और दूसरी मैनेजमेंट। दो पर्सन है, एक कौन? ऑडिटर, और दूसरी, दोबारा, पहला, दूसरा। अब सवाल बताऊं क्या उठ रहा है भाई? फ्रॉड एंड एरर्स को, यानी प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, whether caused by fraud and, बताओ, फ्रॉड एंड एरर्स को, मटेरियल मिसस्टेटमेंट को रोकना, अगर नहीं रुक पाया किसी वजह से, फिर उसे पकड़ना और पकड़ के ठीक करना।
ये सब ऑडिटर की ड्यूटी है, मैनेजमेंट की ड्यूटी है। आप बताओ। ऐसा करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि मतलब कह रहे फ्रॉड एंड एरर को पकड़ना, पकड़ के ठीक करना और होने ना देना, ये सब ऑडिटर की ड्यूटी है या मैनेजमेंट की ड्यूटी है? ये सवाल उठा। कितने बच्चे कहते हैं ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है? सही सही लगा लो। अच्छा, नहीं, दोनों में से अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं बेटा, ऑप्शन ही दो है, ऐसा नहीं है। ठीक, चलो आप बताओ बेटा, दो ही ऑप्शन है, या तो ऑडिटर या मैनेजमेंट। कितने बच्चे मैनेजमेंट कह रहे हैं? बस बेटा यही ठीक है। सर हमारी तो बारी आई नहीं। ठीक है, ऐसे 240 कहता है, बताऊं क्या, कि भैया ऑडिटर ना ये काम करने नहीं आया, ये तो तुम्हारे काम है। ऑडिटर तो नजर रखने आया कि तुम काम सही करते हो या नहीं, बस। समझ आ गया आपको? तो बताओ, एज पर ऐसे 240 द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बार जिकार लगाना, क्या इज ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ material misstatement whether caused by is lies on the management of the client organization. ओके, पक्का पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? कह रहे फ्रॉड एंड एरर को ये कहना कि रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ठीक है, और उसके बाद उसे पकड़ना, ठीक है, और पकड़ने के बाद सुधारना, ये सब मैनेजमेंट तुम्हारे काम है, ऑडिटर के नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे 240 कहता है। समझ रहे हो? तो यानी अगर मैं इसके अंदर पहली बात आपको लिखवाऊं, तो फिर एक बात सर, हमारे को लिखवाने से पहले ये बताओ फिर ऑडिटर क्या करने गया? अब जरा सुनना, जरा सुनो। Auditor is only responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statement prepared and presented by the management are free from material misstatement. समझ रहे हैं? ऑडिटर तो सिर्फ क्या लेने गया है? रीजनेबल एश्योरेंस। बोलना पड़ेगा, ऑडिटर तो सिर्फ क्या लेने गया है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल क्या है? फ्री फ्रॉम। बस ऑडिटर का इतना ही काम है। लिखे पहली बात? चलो आ जाओ। सर इसमें कितने पॉइंट बनेंगे? 3। अभी हम पहला बात कर रहे हैं। एज पर ऐसे 240 एज पर ऐसे 240 बेटा ये कितनी बारी एग्जामिनर ने, हम यहां पर तो अभी एक सेंटेंस में खत्म कर रहे हैं, जब ये चैप्टर करेंगे तो इसको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें, कि फ्रॉड एंड प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर इज लाइज ऑन मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के ऊपर है, या इट इज द ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट। कमेंट, और मैं आपको जानता हूं कमेंट करने में आपसे आगे कोई है ही नहीं। 6 मार्क्स का आंसर लिखना पड़ेगा हमारे को, समझ रहे हैं? तो अभी तो मैं आपको जो इस टॉपिक से रिलेटेड 1-2 सेंटेंस है वो लिखवा रहा हूं। इसको हम बाद में, आज से लगा लो 7-8 क्लासेस के बाद हम ये टॉपिक कर रहे होंगे और बहुत डिटेल में कर रहे होंगे। लेकिन अभी एज पर ऐसे 240 द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ prevention, detection and correction of material misstatement is of management of the client organization.
is of management of the client organization. आगे करें. However, हो गया यहाँ तक. However, auditor is just responsible. कौन सा बल? Responsible. However, auditor is just responsible for obtaining reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement, whether caused by fraud और एरर्स. ऑडिटर को तो सिर्फ क्या लेनी है बेटा? रीजनेबल एश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल क्या है? फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक. बस ऑडिटर को बस इस बात की तसल्ली लेनी है भाई, फ्रॉड एंड एरर को रोकना और सही करना और पकड़ना, ये सब मैनेजमेंट तुम्हारे काम है. ऑडिटर ये सब काम करने नहीं गया. पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे? गुड. अच्छा, एक बात मैं आपसे और करना चाहूंगा. आपने ना कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 143 सब सेक्शन 12. अभी बता, आपने पढ़ा हुआ बेटा ऑडिट एंड ऑडिटर के चैप्टर में? अच्छा, अभी कई बच्चे, ठीक है. सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कुछ बातें कहता है. बोलना पड़ेगा. सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 यानी 2000. गुड, होशियार हो गए. अब सर ये क्या कहता है? ये बातें कहता क्या है? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर गया है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर गया है, ठीक है. अब जब ऑडिटर वहां पर ऑडिट करने गया तो ऑडिटर के पास कुछ रीजंस टू बिलीव हैं इस बात के कि इस ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हो रहा है या होने वाला है. सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 बोलना पड़ेगा. सेक्शन दम नहीं है. सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 है ना. ये कहता है अगर ऑडिटर के पास रीजंस टू बिलीव है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में या तो फ्रॉड हो चुका है या फ्रॉड होने वाला है, तो इस बारे में विद इन 2 days के अंदर अंदर ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होने वाला है? फ्रॉड, या होने वाला है या हो चुका है. ठीक है. और अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, बोलना पड़ेगा फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ये वाली बात ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड होने वाला है या हो चुका है और उस फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है. चलो मैं आपको एक शब्द सिखाता हूं बेटा. आज से ना आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए. जिसको आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं ना, ऑडिट में उन्हें TCWG कहा जाता है. TCWG एक बार बताता हूं. TCWG एक बार जयकारा हो जाए. क्या कहा जाता है? तब नहीं है सर. क्या मतलब है? जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं ना जीवन में, उसे ऑडिट में TCWG कहा जाता है. TCWG की फुल फॉर्म है बेटा दोज चार्ज्ड विद
गवर्नेंस। सर एक बारी हमारे से भी बुलवा दो, ठीक है। टीसी, हाँ हाँ, कई कह रहे हैं हमने तो कहा भी नहीं। नहीं मुझे पता है बेटा, जहां जरूरत होती है वहां मैं बुलवाता रहता हूँ। TCW, ये क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं, FRF, रीजनेबल। आज आपने तीसरा शब्द है जो सीख रहे हो ऑडिट का। रीजनेबल एश्योरेंस सीख गए आप, है ना। FRF का मतलब सीख गए, और हाँ एब्सोल्यूट एश्योरेंस भी सीख गए। और अब आप क्या सीख रहे हैं? TCWG। TCWG की फुल फॉर्म दोज चार्ज विद गवर्नेंस। एक बारी और, लास्ट बारी। वो लोग जिन्हें चार्ज यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो लोग जिन्हें चार्ज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि तुम्हें कंपनी चलानी है, तुम्हें कंपनी गवर्न करनी है, समझ रहे हैं? तो वो बताओ कौन होता है? मेंबर्स तो साल में एक आधी बार ही आते हैं। पूरे डे टू डे की एक्टिविटी सब कुछ संभालने का काम किसका है? बोर्ड ऑफ। तो वही तो हो गए, समझ आ गया? पक्का, गुड यार। तो आज के बाद अगर कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह मैं TCWG लिखूं तो आप घबरा के गिरेंगे नहीं, ठीक है? फिर हाँ ठीक है, चलो। अब यहां पर हम किसकी बात करें? सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। चलो बात कर लेते हैं। ये कहता है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हो रहा है या फ्रॉड होने वाला है तो ऑडिटर इसके बारे में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताएगा, और साथ के साथ अगर फ्रॉड का अमाउंट कितना है 1 करोड़ या उससे, तो फिर इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताएगा। ठीक है, लिखो जरा। If auditor has reasons to believe that fraud has already been committed or is about to commit. If auditor has reasons to believe that fraud has already been committed or is about to commit, comma, in that case auditor shall inform, in that case auditor shall inform to the बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी BOD ऑब्लिक ऑडिट कमेटी। ये क्या होती है बाद में बात करेंगे। ये आपने अगर जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप की लॉ पढ़ लिया उन्हें पता होना चाहिए, सेक्शन 177। नहीं कहीं अगर बेटा जिन्होंने पढ़ लिया, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, उनके अंदर से क्या आवाज आ रही है? अबे कहां था यार ये नहीं। और कई ये सोच रहे हैं ऐसा भी था। चलो, as well as to the central government if amount of fraud is 1 crore or more. If the auditor has reasons to believe that fraud has already been committed or is about to commit, फ्रॉड या तो हो चुका है या होने वाला है, तो इस केस में ऑडिटर इस बारे में इंफॉर्म करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कर देगा। बताओ कदों? जब फ्रॉड का अमाउंट क्या होगा 1 करोड़ या उससे ज्यादा।
बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। समझ आ गए यहां तक? चलो, दो बातें आपको समझ आ गई हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में। एक तो एसए 240 वाली। एसए 240 क्या कहता है? फ्रॉड एंड एरर पकड़ना किसकी ड्यूटी है? ऑडिटर तो सिर्फ क्या लेगा? रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर तो सिर्फ क्या लेगा? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल क्या है? फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, है ना। और दूसरा सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है? कि ऑडिटर अगर तुम्हें फ्रॉड के बारे में पता चलता है या फ्रॉड होने वाला है इसके बारे में पता चलता है तो तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी और एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे। एक लास्ट पॉइंट रह गया सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव का। एक केस लॉ था, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी। एक बार बोलना पड़ेगा, केस लॉ का नाम क्या है? इस केस लॉ में यह कहा गया कि जो ऑडिटर है क्या उसे मैनेजमेंट की बातों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सवाल यह उठा, ऑडिटर मैनेजमेंट की बातों पर विश्वास करे या ना करे, ये इसमें ये डिसाइड हुआ। आप बताओ, आपका क्या दिल कहता है? अच्छा, और चलो मैं बताऊं फिर, मेरी बारी है। चलो, कह रहे हैं अगर ऑडिटर तुम मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास करके चल रहे हो ना तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ओह, ऐसी आवाज आई अंदर से? आई तो है, बतानी नहीं है। मासूम आई होगी यही वाली आवाज है? नहीं, इसी केस लॉ में ये। अच्छा मैं आपको बताता हूं, एक रूल है, एक रूल है। जब तक आपने टीचर से कॉन्सेप्ट सुना नहीं होता तब उससे पहले तक आपके माइंड में जो आ रहा होता है, फिर टीचर के सुनने के बाद अंदर से आवाज आती है, ओ ये होता है बेटा, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। तो किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी में क्या डिसाइड हुआ कि अगर ऑडिटर अगर तुम मैनेजमेंट पर विश्वास करके चल रहे हो ना तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है यार, तुम्हें विश्वास करके चलना भी है। अनलेस कोई डाउटफुल सिचुएशन है फिर मत करो विश्वास, नहीं तो आप टोटली जस्टिफाइड हो ऑन रिलाइंग द मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी अनलेस अ doubtful situation arises, unless a doubtful situation arises, comma, auditor is totally justified in relying, auditor is totally justified in relying upon the management of the client organization। है जी, आती है यहां तक की बात समझ? पक्का? गुड। इसमें ना एक बात बोली गई है, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। हाँ वही है, तो मैं वही बता रहा हूं, ऑडिटर इज a watchdog and not a bloodhound। कह रहे हैं ऑडिटर इज अ वॉचडॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। जो ऑडिटर है वो नजर रखने गया है। बेटे डॉग मतलब सिर्फ नजर रखने गया, देखने गया है कि सब कुछ सही कर रहे हैं या नहीं। ये कोई ब्लड हाउंड नहीं है, ये भी डॉग की एक ब्रीड होती है जो लड़ने में बहुत तेज होती है। ऑडिटर लड़ने थोड़ा ना गया है, ऑडिटर तो सिर्फ नजर रखने गया है। समझ रहे? पक्का? तो एक सेंटेंस आपको लिखकर भी आना पड़ेगा आंसर में, ऑडिटर इज अ वॉचडॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। मैं दे रहा, ऑडिटर इज अ एंड नॉट अ। बेटा आप कॉन्सेप्ट मेरे साथ जैसे क्लियर करके चलेंगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इस बार के बच्चों से ही पूछ लेना जो मुझसे पढ़े हैं या पीछे भी कभी
आप ना ये जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं ना, अब तो आपके इंटीग्रेटेड एमसीक्यू आएंगे, उम्मीद ये लगा रहे हैं भाई साहब 15 मिनट से पहले सॉल्व कर लेते हैं वो सारे, 15 मिनट्स भी नहीं लगाते। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, जैसे मैं करा रहा हूं बस मेरी बातें सुनते जाओ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ रैंक प्रोड्यूस होगी, हर बार ही आती है रैंक, और इस बार भी आएंगे। अभी रिजल्ट आने तो दिखा दूंगा तुम्हारे बैच से, मतलब क्या अब इंस्टीट्यूट क्या डेट अनाउंस कर दे, रैंक आएंगी आप में से भी किसी की। कई अभी अंदर ही अंदर बताऊं क्या सोच रहे हो, अरे हमारी पागल हो गए क्या, हम यहाँ पर कह रहे हैं पास हो जाए, सुबह शाम मंदिर जाकर यही कह रहे हैं कि पास हो जाए, तुम कह रहे हो रैंक। बेटा सबसे पहला रूल, अगर आप खुद ही अपने पे विश्वास नहीं करेंगे ना तो कोई भी नहीं करेगा। सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करो, और आप जैसे बच्चे ही हर बारी रैंक लाते हैं और इस बार भी लाएंगे, समझ रहे हैं। बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है, ठीक है। हमारा बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बताओ मैं आपसे ऑब्जेक्टिव के बारे में फटाफट से डिस्कस करता हूं, अभी नोटिंग का टाइम मैं देता हूं। बताओ ऑब्जेक्टिव कितने तरह के थे, प्राइमरी और, अच्छा ये किसने बताए, ऐसे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या, टू एक्सप्रेस ओपिनियन या टू रिपोर्टिंग, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या, अच्छा इस बात के लिए वो क्या देगा, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बनी है, और प्लस या नहीं प्लस फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज ए होल, ठीक है। अच्छा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या था, डिटेक्शन ऑफ इसमें सबसे पहली बात एसए 240 जो क्या कहता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर कॉज बाय फ्रॉड और एरर इज लाइज ऑन द, ठीक है, एंड ऑडिटर इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और फिर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, अगर ऑडिटर के पास रीजंस टू बिलीव हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में या तो फ्रॉड या फिर, तो फिर इस केस में ऑडिटर इस बारे में इंटीमेट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी, और अगर फ्रॉड का अमाउंट तो फिर किसको भी, समझ आ गया। और थर्ड था केस लॉ का नाम किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड, सर हम भी बोलेंगे लास्ट बारी। अच्छा इस केस लॉ में क्या डिसाइड हुआ कि अगर ऑडिटर मैनेजमेंट की बातों पर विश्वास करे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना, अनलेस अ डाउटफुल सिचुएशन अराइजेस, और बिकॉज ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। पॉइंट क्लियर हो रहा है, चलो बहुत बढ़िया यार। ये लिखे आपने, लिखा है साथ साथ शुरू से, आप बनाओ बेटा फिर हेडिंग सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, ये लिख लिया एसए 240 पक्का हो गया। खेले आगे, सर हमने नोट कर लिए, ठीक है।
स्लो मोशन। ये अब तक, अब आगे एक हेडिंग बनाएंगे आप सब, एक हेडिंग बनाएंगे बच्चे आप सब, टाइप्स ऑफ ऑडिट। एक हेडिंग बनाएंगे बच्चे आप, क्या? टाइप्स ऑफ ऑडिट। चलो, टाइप्स ऑफ ऑडिट बहुत ही आसान सा टॉपिक है बेटा। मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट चाहिए, बस खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। जरा सुनना बच्चे। आईसीआई ने कहा अपने मॉड्यूल में कि 2 तरह के क्या होंगे? ऑडिट होंगे। यहां पर क्लासिफिकेशन बताऊं किस बेसिस पे हुआ है? किस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करवाना ही करवाना है और किस ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है। यानी कहने का मतलब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनके ऊपर मर्जी है, यानी वॉलेंट्री कैटेगरी वाली हैं। वॉलेंट्री कैटेगरी वाली हैं कि यार तुम ऑडिट करवा भी सकते हो और नहीं भी। चले बेटा, मैं आपको बताता हूं। जैसे जो दुकानदार है नीचे, बताओ ये जो ये दुकानदार होते हैं, क्या हर दुकानदार ऑडिट करवाता है? ठीक है ना। यानी सोल प्रोप्राइटर्स को, एक बार जयकारा लगाना, किसको? ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है। तो पहली कैटेगरी वॉलेंट्री कैटेगरी होगी और दूसरी कंपलसरी। कंपलसरी क्यों? क्योंकि उनका लॉ कहता है कि आपको क्या करवाना है? ऑडिट। यानी ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ। ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ। तो पॉइंट समझ आ गया आपको? ठीक है यार। बताओ पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी? सोल प्रोप्राइटर, जिन्हें ऑडिट करवाने की ऑप्शन है। ठीक है ना। अच्छा सर, और कौन है? पार्टनरशिप फर्म्स। सर हम तो पढ़ते हैं इनकम टैक्स में, पढ़ा है हम में से कई ने, कि उन्हें ऑडिट करवाना होता है कुछ सेक्शंस के अंदर। 44 वाले जो सेक्शन है, 44 ए बी ए डी ए ई। चलो आएगा जब बता देंगे, जब हमारे जहां भी आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनके ऊपर ऑडिट कराने की कोई कंपल्शन नहीं है, एक्सेप्ट इनकी टर्नओवर की एक लिमिट टूट गई है, तो एक अलग बात है। इनकी ना बता रखी है एक्ट में, इनकम टैक्स में, कि अगर आपकी ये लिमिट टूट गई तो आप ऑडिट करवाना, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप ऑडिट करवाओ या ना कराओ। यानी ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो ये गाना गा सकते हैं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे ये वो करूं, मेरी मर्जी। यानी मैं ऑडिट करवाऊं या ना करवाऊं। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिन्हें ऑडिट करवाना ही करवाना है, क्योंकि उनका लॉ बताता है, उनका रिस्पेक्टिव लॉ ने ये बात करेंगे, तो वो होगी बेटा कंपल्सरी कैटेगरी। वो कौन होगी बेटा? कंपल्सरी कैटेगरी। सर थोड़ी बहुत बातें बताना, वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपल्सरी के अंदर आई हुई है। जैसे सबसे पहले, यानी कौन? कंपनीज को। सर कंपनीज को क्यों करवाना है बताओ? उनका लॉ कौन सा है? द कंपनीज एक्ट
हाँ बेटा 2000 तो अच्छे ही लगते हैं, 2000 मेरे ही हूँ। हाँ 2000 सबसे अच्छे आज के टाइम में वही गुलाबो ही, वही वो वाली गुलाबो ही अच्छी लगती हैं, ठीक है ना। चलो पहली ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें ऑडिट करवाना ही करवाना है वो कौन है? कंपनीज। बोलना पड़ेगा कौन? गुड यार, बहुत बढ़िया। दूसरा कौन हो गया? बैंकिंग कंपनी। सर बैंकिंग कंपनी को क्यों करवाना है? ड्यू टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है ना। इन्हें ऑडिट इसलिए करवाना है क्योंकि इनके लॉ कहते हैं। द बैंकिंग द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके सर, और बताना और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें कराना ही कराना है? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी को कराना है, ठीक है ना, IRDA की वजह से। अच्छा, और कौन हो गया? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी IRDA वो था। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी जो है उन्हें किस लिए कराना है? ड्यू टू, नहीं 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 नहीं, द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 2003 यानी 2003, द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 2003। अच्छा, आगे बात करते हैं अभी। सर और किन्हें करवाना है? अच्छा, और कौन सी होगी बेटा? रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इन्हें क्यों कराना जब पड़ता है बेटा? द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, इस वजह से। सर अभी तक की हमारे से पूछना, बताओ वॉलंटरी कैटेगरी वाली कौन कौन होगी? सोल प्रोप्राइटर, HUF, याद है आपको? अच्छा, कंपलसरी में अभी तक कंपनी, क्यों? ड्यू टू कंपनीज एक्ट 2000। अच्छा, दूसरा कौन होगी? ड्यू टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तीसरी IRDA रेगुलेशंस, ठीक है ना, IRDA रेगुलेशन। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को क्यों कराना है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट की वजह से। रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ड्यू टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, द रजिस्टर्ड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें कराना पड़ता है ड्यू टू लॉ। एंटिटी स्पेसिफाइड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। कुछ एंटिटीज कहां पर बता रखी हैं कि आपको करवाना है, वही जो लिमिट जब टूटती है। तो अगला कौन सा होगा बेटा? एंटिटीज स्पेसिफाइड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। हमें सर याद हो गई है, पहले सर हमारे से सुन लो फिर आप दिखाना। ओके, जैसे तुम कहो, मालिक आदमी हो। मैंने आज तक तुम्हारी कभी कोई बात टाली? बताओ। हाँ ये भी बात है, सुनी कब? चलो हमें याद करना है। देखो मैं आपको बताऊं, एक बच्चे को अगर एग्जाम में स्कोर करना है ना, तो उसको दो चीजों पे कमांड होनी चाहिए। अभी मैं पहली चीज पे वर्क कर रहा हूं, कंटेंट पे। आपको एग्जाम में अगर मार्क्स चाहिए तो दो चीजों पे,
एक तो कंटेंट, कंटेंट मतलब कॉन्सेप्ट प्लस लर्न, ठीक है। दूसरा प्रेजेंटेशन, मैं प्रेजेंटेशन आपकी इतनी इंप्रूव करवाऊंगा ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हम लिखते क्या थे और अब हम क्या लिख रहे हैं। आपके लिखने में बहुत डिफरेंस है। जो आप कहते हो ना यार पेपर तो सही गया था यार, रिजल्ट क्यों नहीं सही आया, कई बार यार वो बेटा कुछ बताऊं क्या होता है, आपने बहुत स्वाद शाही पनीर बनाया, उसको प्लेट में ऐसे रख के देते हो भैया खाना, तो एग्जामिनर नहीं खाएगा। यही अगर शाही पनीर को आप प्रॉपर एक पूरी ट्रे हो, उसमें एक बाउल रखा हो, ऑरेंज ऑरेंज शाही पनीर, ऊपर क्रीम, कोरिएंडर, साथ में बेटा सिरके वाले प्याज, ग्रीन सॉस, साथ में बेटा गार्लिक नान, ओहो हो, समझ रहे। बस मेरे को वही सिखाना है कि प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे करनी है। तो पहले आज हमारा फोकस अभी कंटेंट पे ही है, आंसर लिखना मैं आपको सिखाऊंगा और बहुत प्यारा सिखाऊंगा, आप देखना आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। चलो बताओ टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट की बात करूं तो दो कैटेगरी है, कौन सी, वॉलंटरी कैटेगरी और कंपल्सरी। वॉलंटरी में कौन कौन है, मैं नहीं रहा, कौन, सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, गुड। अच्छा दूसरी तरफ अगर मैं कहूं कौन, कंपनीज, मतलब ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ, बोलना पड़ेगा ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर, जिन्हें मैंने किनका नाम दिया, कंपल्सरी कैटेगरी का, है ना। अब जरा सुनना, कंपल्सरी कैटेगरी के अंदर पहली कौन सी आई है, कंपनीज, ड्यू टू कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा दूसरी बैंकिंग कंपनी ड्यू टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 19। थर्ड इंश्योरेंस कौन सी होगी, आईआरडीए रेगुलेशंस की वजह से, ठीक है ना। अच्छा फिर अगला इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट। अच्छा फिर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी ड्यू टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। और लास्ट एंटिटी स्पेसिफाइड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। अब ये करके दिखाओ, हाँ जी
2003। इनकम टैक्स एक्ट में जो बता रहे हैं 2 करोड़ अलग अलग के लिए। एलएलपी को तो करवाना ही करवाना है ना, वो तो कह रहे हैं पार्टनरशिप फर्म दोनों तरह की आएंगी बेटा, एलएलपी को तो करवाना ही करवाना ना। आपने फाउंडेशन लेवल पे एलएलपी एक्ट पढ़ा तो है, उसमें बोला गया है कि उनका ऑडिट होना क्या है, समझ गया? हटा दो बेटे यहां से। हम वैसे ना पढ़ेंगे एलएलपी का ऑडिट अपने, आज हमारे सीए इंटर के कोर्स में ही है, तो हम करेंगे एक वक्त पे आने पे। एक हमारा ना टॉपिक है ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, उस मतलब अलग अलग एंटिटीज का ऑडिट सिखाया जाएगा हमारे को, उसमें हमें एलएलपी का ऑडिट भी करना है। ठीक है बेटा, अब ये हटा दूं। चलो अब मैं आपके साथ ना, पहले आप ये 2 पॉइंट नोट कर लो बच्चे। एक क्वेश्चन स्टार्ट करें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन एक करने जा रहे हैं। क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर यानी जो ऑडिटर है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। इसको ना बेटा देखो, आप कहोगे सर ये क्वेश्चन हमारे से इतना बच्चे लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, मन में तो आएगा यार ये क्या हुई, हम तो ये चीजें तो हम 12th में ही कर लेते थे, क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। सर अब इस लेवल पर भी एग्जामिनर को पता है बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ के नहीं आएगा, पूछ चुका है 3 अटेम्प्ट पहले 6 मार्क्स पे। लिखो, अब बंदे वहां पर तुक्के मार रहे होते हैं, और बताओ इंस्टीट्यूट तुक्के मारने के मार्क्स तो देता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इवन दो आसान क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर आईसीआई के द्वारा बताई गई बातें अगर हम नहीं लिख कर आएंगे तो फिर वो हमें मार्क्स नहीं देंगे। तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा लल्लू है, लेकिन पूछा जा सकता है। टॉपिक का नाम क्या है? क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। बेटा इसको ना याद करने के लिए एक तरीका बना रखा है, निमोनिक बना रखा है। कोई लॉजिकल और टेक्निकल, पेन देना, कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल्स से सीपीटी पढ़ा दो। इससे ना आपको सारी क्वालिटीज याद हो जाएंगी आपको, लेकिन निमोनिक याद होना चाहिए, ये निमोनिक याद होना चाहिए। इससे ना आपको बेटा इसकी सारी क्वालिटीज 2 मिनट में याद हो जाएगी। जब ये क्वेश्चन खत्म होगा ना, नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा, आपको पूरा टॉपिक ऐसे ही याद होगा, फटाफट से सुना पाएंगे। एक बारी बस मुझे निमोनिक आज सुनाओ पहले, क्या है? कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल से सीपीटी पढ़ा दो। एक बारी और, ठीक है। अब अगर मैं के से बात करूं,
हाँ मुझे भी पता है बेटा फाउंडेशन, लेकिन निमोनिक वही बना हुआ ना बच्चे। सबसे पहली बात, जो ऑडिटर है उसे नॉलेज होनी चाहिए। बताओ किसकी? नहीं, उसको तो वो तो है ही है ना उसके अंदर, अकाउंट्स की। उसको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एप्लीकेबल लॉ जो हो रहे हैं, यानी उसे एफआरएफ की क्या होनी चाहिए, तभी तो वो चेक कर पाएगा। यार एक बंदा कब चेक कर पाता है? जब उसको उसके बारे में, ठीक है ना। तो यानी के से क्या हो गया बताओ? नॉलेज। तो नॉलेज किस किस की आप बताओ? लॉ एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो पहले के से लिखना बेटा, पहले आप एक हेडिंग बना लो, क्या? क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। के से क्या हो गया बेटा? नॉलेज। बोलना पड़ेगा, के से क्या हो गया? अच्छा, नॉलेज का मतलब लॉ, ऑडिटर को जो ऑडिट करने जा रहा है उस पर्सन को नॉलेज होनी चाहिए अबाउट लॉ, यानी सीधी सी बात अबाउट एप्लीकेबल एफआरएफ ऑफ द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन पे जो एफआरएफ अप्लाई हो रहे हैं उन सब के बारे में ऑडिटर को पता होना चाहिए। तो लिखना जरा, ऑडिटर मस्ट हैव थॉरो नॉलेज। ऑडिटर मस्ट हैव थॉरो नॉलेज, थॉरो मतलब डिटेल्ड। ऑडिटर मस्ट हैव थॉरो नॉलेज of the general principle of accounting and law, and क्या? law। ओके है यार। अब जरा सुनना, ओ से हो गया बेटा ऑब्जेक्टिविटी। बोलना पड़ेगा, ओ से क्या हो गया? दम ही नहीं है। ओ से बिल्कुल भी दम नहीं है। ओ से, ठीक है सर। यहां पर ऑब्जेक्टिविटी से क्या मतलब है कि जो ऑडिटर है जब वो ऑडिट कर रहा है तो ऑडिट करते वक्त हल्की सी भी पार्शियलिटी करे या ना करे? मैं नहीं रहा, ऑडिट करते वक्त वो पार्शियलिटी करे या ना करे? यानी जब भी वो ऑडिट करे वो अनबायस्ड मैनर में करे। बोलना पड़ेगा, जब भी वो ऑडिट करे वो किस में करे? यानी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी ये क्वालिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। यानी ऑडिटर शैल परफॉर्म द ऑडिट इन एन अनबायस्ड मैनर, इन एन अनबायस्ड मैनर। ऑब्जेक्टिविटी समझ आ गया? के से क्या था? नॉलेज। उसे नॉलेज होनी चाहिए अबाउट लॉ एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, लॉ एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। फिर ओ से क्या हो गया? दम नहीं है। ओ से ऑब्जेक्टिविटी मतलब ऑडिटर शुड परफॉर्म द ऑडिट इन एन अनबायस्ड मैनर, यानी उसके ऑडिट करना है किसमें? अनबायस्ड मैनर में। ठीक है जी। आई से हो गया बेटा इंटीग्रिटी। आई से क्या हो गया बेटा? इंटीग्रिटी। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इंटीग्रिटी के 3 दोस्त हैं। इंटीग्रिटी के कितने दोस्त हैं? 3। इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदार यानी ऑनेस्ट। तो पहला दोस्त हो गया इसका ऑनेस्ट। दूसरा, जो बंदा सच्चा होता है वो सामने वाले के मुंह पर बात बोलता है, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यानी ऑडिटर ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। बोलना पड़ेगा, ऑडिटर ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। और लास्ट, सिंसियर होना चाहिए इन हिज अप्रोच टू ऑडिटिंग। लास्ट क्या है? सिंसियर होना चाहिए इन हिज अप्रोच टू ऑडिटिंग। 3 शब्द इसके बोलते, बताओ क्या क्या? ऑनेस्ट,
स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंसियर इन हिज अप्रोच टू ऑडिटिंग। ये लिखो, ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट, कॉमा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड, बताओ क्या, सिंसियर इन हिज अप्रोच टू ऑडिट। आप सब ऐसा करो, रजिस्टर बंद करो, मेरे से बातें करो। पूरी क्लास में जो हुआ एक बार हम रिवाइज करेंगे 5 से 7 मिनट लगाकर, आपसे मैं सुनूंगा ताकि आपको याद हो बेटा। अच्छा, आपको ऑडिट में जैसे आप पढ़ोगे, अब अगली क्लास में आओगे तो आप पुराना पढ़कर आएंगे बेटा, ठीक है। रजिस्टर को पढ़ते जाएंगे, रजिस्टर रामबाण औषधि है, इसके बाद कुछ भी नहीं आ सकता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आपको ये रजिस्टर पर कमांड बनानी है। कमांड कैसे बनेगी, जब रोज रोज इसको रिवाइज करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज मैंने आपको एक चैप्टर स्टार्ट कराया जिसका नाम क्या था, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है। अच्छा, जब मैंने ये चैप्टर आपको स्टार्ट कराया तो मैंने इसके बाद बात करी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। 2 तरह के ऑब्जेक्टिव हैं जो एसए नंबर 200 ने बताए हैं, प्राइमरी और अच्छा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्रेस ओपिनियन या टू रिपोर्ट, और रिपोर्ट के अंदर क्या बताना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं। ऑडिटर कब कह पाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, जब एफआरएफ फॉलो हुए हों और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अच्छा, दूसरी वाली गली में थे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 पॉइंट्स हैं, बताओ। सबसे पहले एसए 240 कहता है प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज द ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट एंड नॉट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अच्छा, फिर सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि अगर इफ द ऑडिटर हैज रीजंस टू बिलीव दैट fraud has already been committed or is about to commit, then he shall intimate to the audit committee, board of director as well as to the central government if the amount is of 1 crore or more. और फिर एक केस लॉ करा, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड। बोलना पड़ेगा कौन सा, वो क्या कहता है, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ, और ऑडिटर अगर मैनेजमेंट की बातों पे विश्वास करके चल रहा है तो इसमें कोई दर्द वाली बात, पॉइंट क्लियर हो गया। फिर हमने ऑब्जेक्टिव खत्म करे, ये ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। ऑब्जेक्टिव के बाद बताया कुछ वॉलेंटरी कैटेगरी और कुछ कंपल्सरी कैटेगरी, यानी क्वेश्चन का नाम था टाइप्स ऑफ ऑडिट। बताओ, वॉलेंटरी में 3 नाम, पहला सोल प्रोप्राइटर, दूसरा एचयूएफ, तीसरा पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, जबकि कंपल्सरी के अंदर कंपनी ड्यू टू कंपनीज एक्ट, बैंकिंग कंपनी ड्यू टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस कंपनी ड्यू टू आईआरडीए रेगुलेशंस। अच्छा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 2003 की वजह से। फिर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को ड्यू टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, और लास्ट एंटिटी स्पेसिफाइड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 9। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ी, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की क्या क्वालिटीज होंगी, उसको याद करने का एक तरीका था क्या, कोई लॉजिकल और टेक्निकल स्किल से सीपीटी पढ़ा दो। आज हमने कोई का मतलब समझा, कोई मतलब के से नॉलेज। ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए अबाउट लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, ओ से यानी ऑडिटर तुम्हें जो ऑडिट करना है इन एन अनबायस्ड मैनर करना है, और आई से इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के 3 दोस्त, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंसियर इन हिज अप्रोच टू ऑडिटिंग। चलो आज के लिए इतने, ओके बाय बाय।